आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2013 का साइंस का पेपर करने वाले हैं। पहले ये अलग अलग पेपर आता था, आजकल एक ही में आता है। तो हम आइए इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एग्ज़ाम में फंस जाए और आने के चांस ज़्यादा हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड। वे 10 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें 1 मार्क्स के लिए ही करना है, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा फर्स्ट है जनरेटर। तो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम देखते हैं कि अगर कहीं लाइट चली जाती है तो जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें डीजल पेट्रोल जो भी यूज़ होता है, डीजल यूज होता है जनरली। तो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, और इसको डायनमो भी कहते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई इज यूज्ड टू एग्जामिन organs, tissues and skeletal system by radio and magnetic waves. It produces high resolution images of the inside of the body that help diagnose a variety of problem. एमआरआई हम लोग करवाते ही हैं ऑर्गन्स का। नेक्स्ट है गल्वेनोमीटर। गल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉयल। तो गल्वेनोमीटर, एम मीटर व वोल्ट मीटर, इन सब का एक्सपेरिमेंट हमने 8, 9, 10th क्लास में साइंस लैब में किया था। तो वहाँ पे गल्वेनोमीटर जो छोटा सा एक डिवाइस हुआ करता था जो डिफ्लेक्शन शो करता था कि इस वायर में करंट है कि नहीं, तो उसको जो है गल्वेनोमीटर कहते थे। और एम मीटर क्या करता है, एम मीटर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, कितना करंट आया, जैसे एम मीटर, जैसे हम लोग करंट को एम्पियर में नापते हैं, तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जैसे ये नंबरिंग जो इसमें आती है, इनको जो है मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो एम मीटर करंट के मैग्नीट्यूड को नापने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव ओवन। तो ओवन इज यूज टू हीट एंड कुक फूड। इट इज़ अ कॉमन किचन अप्लायंस एंड द मेथड इज यूज्ड इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो ओवन को हम लोग खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट इज अ पावर स्टेशन वेयर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्मल पावर प्लांट है, इसका मतलब जो है जैसे कोल से जो है यूज़ किया जाता है, पावर जनरेट किया जाता है पावर प्लांट में। तो बहुत सारा कोल को जो है हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, और उससे पानी गर्म होता है, भाप गर्म होता है, और उससे जो है टरबाइन घूमता है और एनर्जी क्रिएट होती है। तो इट इज़ अ पावर स्टेशन वेयर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल is also called photovoltaic cell. It directly transform energy into electricity from the sun. सन से ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है। सोलर सेल हम लोग देखते ही हैं कि धूप में लगा रहता है और वो चार्ज हो जाता है, और इससे क्या होता है कि एनर्जी स्टोर भी हो जाती है इसमें। सोलर लाइट जो होती हैं वो सोलर सेल के से काम करती हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज एन इमेजिंग मेथड दैट uses sound wave to produce images of structure within our body। तो जिस तरीके से जो है एक्सरे होता है, सिमिलरली ऐसे ही अल्ट्रासोनोग्राफी भी होता है। नेक्स्ट है लाइट हाउस। लाइट हाउस आर यूज टू वार्न मैरिनर्स ऑफ डेंजरस शैलोज एंड पेरिलस रॉकी कोस्ट। तो समुंदर के किनारे लाइट हाउसेस लगे होते हैं, और ये जो है आगाह करते हैं मैरिनर्स को या सेलर्स को कि सामने आपका खतरा है, आप यहाँ पे रॉकी, जैसे समुंदर के किनारे जो है बहुत सारे रॉकी चट्टान होते हैं, तो उनको जो है बचाता है कि आप यहाँ पे मत आइए, और वो लाइट हाउस इसी का काम करता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। इट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ मिल्क इन रिलेशन टू वाटर। बेसिकली ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है, लैक्टोमीटर।
नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल थिंग्स और सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स इज एन बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यूज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, एलिवेटर एंड एस्केलेटर। तो एलिवेटर और लिफ्ट जो है एक ही चीज़ है। दे कैरी पैसेंजर्स एंड फ्रेट यानी सामान अप एंड डाउन। एलिवेटर और लिफ्ट कैरी पैसेंजर्स अप एंड डाउन, वेयर एज एस्केलेटर आर मूविंग स्टेयर केसेस फ्रॉम वन स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग टू द नेक्स्ट। तो एलिवेटर जो है, जैसे हम लोग मेट्रो में जाते हैं तो लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट क्या होता है, वो नीचे से ऊपर तक ऐसे सीधा जाता है एकदम वर्टिकल, तो वो एलिवेटर होता है। और एस्केलेटर जो होता है, जैसे हम लोग चढ़ जाते हैं तो सीढ़ियाँ जो अपने आप ही चलती हैं उसको एस्केलेटर कहते हैं। ये एयरपोर्ट पे भी मिलता है ये। नेक्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है ये बेसिकली जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है ना मून से और सन से समुद्र में, तो उससे क्या होता है कि लहरें उठती हैं, तो वो जो है टाइड का निर्माण करती हैं। टाइड एक तरीके से ज्वार होता है, जो बहुत हाई हाई टाइड्स भी होती हैं समुंदर में, तो उससे जो एनर्जी जो क्रिएट होती है, तो बहुत सारे जो टाइड जब आते हैं तो उनके जो एनर्जी है उनको यूज कर लिया जाता है। उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो बहुत सारे तरीक़ों से क्या होता है कि उसका जो टाइड आ रहा होता है उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो है पावर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है जिसको यूज किया जाता है। वेव एनर्जी, वेव एनर्जी जिस तरीके से हम देखते हैं कि इसको ओशन एनर्जी भी कहा जाता है, और ये ओशनिक वेव्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब समुंदर के ऊपर हवा चलती है तो उसमें क्या होता है, उससे वेव्स क्रिएट होते हैं, और वो जो वेव्स होते हैं वो सरफेस ऑफ वाटर पे एक डेफिनेट शेप में चलते हैं। वेव्स किस तरीके से चलता है? वेव्स जो है इस तरीके से चलता है, ऐसे ऊपर नीचे, तो ऐसे वेव्स चलते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ होता है बेसिकली, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्रेस्ट होता है, और नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो ट्रफ होता है। वेव्स को में इसको कहते हैं। तो ये जब ऐसे चलता है तो इससे भी जो है एनर्जी एक तरीके से हार्नेस किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एसी करंट एंड डीसी करंट। तो एसी करंट क्या होता है? एसी करंट बेसिकली alternating current is an electric current which periodically reverse direction and changes its magnitude continuously with time, in contrast to direct current which flows only in one direction. तो इसका एक बार मैं बता देता हूँ शेप कैसे होता है, इससे हम लोग जो है इजीली समझ पाएंगे। तो जो एसी करंट होता है, जैसे मान लीजिए ये है सर्किट, तो करंट जो है वो ऐसे चलता है ऊपर नीचे, तो ये एसी करंट का जो है पार्ट है। एसी करंट को इस तरीके से दिखाते हैं। और डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट होता है जो डायरेक्ट चलता है, मतलब एक वायर में ऐसे डायरेक्ट जो है इसे चलता जाएगा, इसको जो है डीसी करंट कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस that is curved inward and away from the light source. Concave mirror reflect light inward to one focal point. तो concave mirror कैसा होता है? concave mirror ऐसे हम लोग बनाए थे। concave mirror होता है जिसके अंदर की साइड जो है केव की तरह बना होता है और दूसरी तरफ पॉलिश्ड होता है, तो इसको जो है concave mirror कहते हैं। तो जब लाइट जैसे यहाँ से आती है, ये हमारा बेसिकली फोकल पॉइंट तो रे ऑफ ऑप्टिक्स है, यहाँ से जो है
लाइट आती है तो ये कन्वर्ज हो जाती है यहाँ पे फोकस पे, दूसरी लाइट जैसे आती है तो यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ट होके ये इमेज यहाँ पे इनवर्ड की तरफ बनाती है, तो इसको कनकेव मिरर कहते हैं। और वहीं कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ तो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो उसमें बाहर की तरफ जो है शाइनिंग होती है, मतलब बाहर अंदर की तरफ जो है वो किया रहता है, पेंट किया रहता है, और बाहर की तरफ से जो है शाइनिंग होती है, तो इसको जो है कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे लाइट आती है तो लाइट यहाँ पे आने की बजाय ये ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि वो कन्वेक्स डाइवर्ज हो जाती है लाइट। तो कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिव सरफेस bulges towards the light source. This bulging out surface reflects light outward and is not used to focus light. तो यहाँ पे जो फोकस से पास नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से इसको जो है हम पढ़ते हैं हमारे लाइट चैप्टर में। तो कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर वो होता है जो केव की तरह अंदर की तरफ जो है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, और कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग लाइट का सोर्स होता है। कनकेव मिरर एक तरीके से लाइट को कन्वर्ज करता है एक तरफ, और वहीं कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट को। तो इसको जो है इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हमें समझना चाहिए। तो मिनरल एंड ओर, नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड इन फूड्स दैट आर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, आयरन, लाइम, ये सब जो है हमारे मिनरल है। तो मिनरल्स हम लोग जो है जैसे पानी में भी मिलता है, खाने में भी हमें मिनरल थोड़ा बहुत चाहिए, और आजकल जो जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है वो मिनरल को लेकर ही हो रही हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में जो है इतना बड़ा तख्ता पलट का गेम हुआ, वो मिनरल्स को लेकर ही हुआ। तो इसमें चाइना और पाकिस्तान ने जो है तालिबान का हेल्प किया, जिससे कि वो वहाँ से के मिनरल्स को निकाल सके। ओर्स क्या होता है? ओर इज नेचुरल रॉक और सेडिमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल, typically containing metals that can be mined, treated and sold at a profit. तो ओर्स वो होते हैं जहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ओर्स से निकाल के जो है मिनरल्स को रिफाइन किया जाता है और उसको हमारे यूज़ के पर्पस में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राइट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका हमें साइंटिफिक रीजन बताना है। कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मेटल्स कॉपर एंड एल्युमिनियम। दूसरा इनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी इनमें से इजीली फ्लो कर जाता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है एक्चुअली? डक्टाइल होता है एनी मेटल व्हेन इट इजीली गॉट ड्रॉन इनटू द वायर्स। जो मेटल इजीली वायर्स में बन जाते हैं उनको डक्टाइल कहते हैं, और इसी के हिसाब से डक्टिलिटी उनका स्ट्रेंथ भी होता है। अरे एक और टर्म इससे मिलता जुलता आता है, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी ये होता है कि जो मेटल्स इजीली थिन शीट्स में जो है अपने आप को वो कर लेते हैं, थिन शीट्स में उनको फॉर्म कर दिया जाता है, उनको बनाया जा सकता है, तो उनकी मैलिएबिलिटी उसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। और कॉपर एंड एल्युमिनियम का जो है इसमें कोरोजन भी कम होता है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है रखता है कोरोजन के थ्रू। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है जंग लगना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम इट रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये जो है रिएक्शन है। क्विक लाइम क्या होता है? CaO होता है, और अगर H2O के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो CaOH2 प्लस हीट निकलता है इसके अंदर से बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हमें हमारे समझने वाली बात ये है कि दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। किसी किसी केमिकल रिएक्शंस के साथ जो है हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
और वहीं हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से क्या होता है कि हीट उसमें से निकलता है और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरे। अब एक्सरे हमारे किस काम आता है? अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 ही क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है, तो हमें यहाँ पे कम से कम 5-6 इसके एप्लीकेशंस लिखने पड़ेंगे। तो मैं इनका बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक्सरे जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स में कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसका पता करने के लिए काम आता है मेडिकल पर्पज़ में। दूसरा ये सिक्योरिटी सिस्टम में काम आता है। जैसे हम लोग अगर मेट्रो में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है मशीन लगी होती है, तो वो एक्सरे से ही चेकिंग करते हैं बिना सूटकेस को खोले कि सूटकेस में कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो नुकसानदायक हो। तो वो सिक्योरिटी सिस्टम एक्सरे का ही बना होता है। तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी भी इससे दी जाती है। और रेडिएशन थेरेपी इसलिए होती है कि कई बार बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं और वो एक तरीके से ट्यूमर का काम करते हैं। वो अनवांटेड सेल्स होते हैं और वो जो है लार्ज लेवल पे अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो वो एक तरीके से कैंसर बन जाता है। तो वहाँ पे जो है रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, वहाँ भी एक्सरे का यूज़ होता है। नेक्स्ट है चेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ आर्ट पीसेस। तो कई बार क्या होता है कि जो कि आर्ट मटेरियल होते हैं पुराने ज़माने के, उनकी ऑथेंटिसिटी को भी एक्सरे के थ्रू चेक किया जा सकता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी होते हैं इसके, बहुत सारे इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे एक्सरे के हमारे यूजेस थे। नेक्स्ट हमारा है एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी एक मेडिकल टर्म है, इसका भी यूज जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए होता है और किस तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसको भी हम इसके थ्रू देखते हैं। इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग ऑफ अफेक्टेड ब्लड वेसल्स। तो जहाँ पे ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हैं वहाँ पे जो है एंजियोग्राफी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। इट कैन बी डन यूजिंग स्कैन्स इंस्टेड ऑफ एक्सरेज। तो सीटी एक्सरेज जो है कहा जाता है, तो ये स्कैनिंग करने के भी काम आता है। जो काम एक्सरे करता है वो ये काम भी एंजियोग्राफी भी स्कैनिंग कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक आइज़। तो आँखों को भी चेक किया जाता है और उसको जो है कहते हैं फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी। इट कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ हर्ट ब्लॉकेज। तो हर्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया हो तो एंजियोग्राफी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ब्लड वेसल्स फीडिंग अ ट्यूमर। तो जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स में अगर ट्यूमर बन गया है या कैंसर हो रहा है, कोई ब्लड वेसल जो है वहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो उसको भी ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट। तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडी। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? व्हीकल और डिवाइस डिजाइंड फॉर ट्रेवल और ऑपरेशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सैटेलाइट जो होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे मून जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ऐसे ही डीमोस और फोबोस सैटेलाइट है मार्स के, टाइटन है सैटर्न का। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो कि नेचुरल हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम लोग भेजते ही रहते हैं। इनसेट 3 भी हो गया, या बहुत सारे सैटेलाइट भेजे भी हुए हैं। और स्पेसक्राफ्ट जो होता है ये सिर्फ आर्टिफिशियल ही होता है, ऐसा कोई नेचुरल स्पेसक्राफ्ट नहीं है। तो सैटेलाइट बेसिकली लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारी सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर आदमी जो है जाता है स्पेस के अंदर, तो वो ह्यूमन को भी कैरी करता है स्पेसक्राफ्ट। लेकिन सैटेलाइट में जो है कोई पर्सन नहीं होता है। सैटेलाइट यूज फॉर कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन जो हमारे होते हैं सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं।
और स्पेस क्राफ्ट जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट जो है वो नॉन रीयूजेबल है, फिर से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस क्राफ्ट को यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे डिफरेंस थे। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड बेसिकली हाइट होता है। नीचे से ऊपर तक अगर हम हाइट नापते हैं तो वो ऑल्टीट्यूड भी कहलाता है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइंस ऑफ अर्थ यूज्ड इन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ इसको हम पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंस है ऑल्टीट्यूड के साथ। तो लॉन्गिट्यूड एक तरीके से अर्थ की जो है ऊपर से नीचे की लाइंस होती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये मान लीजिए अर्थ है, तो ऊपर से नीचे जो ऐसे लाइंस बनी होती हैं इनको जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ऐसे जो बनी होती हैं जैसे इक्वेटर वगैरह, ये लैटिट्यूड है। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड एक अलग ही तरीके का जो है मैथ्स में यूज होता है, जैसे एंगल वगैरह निकालने के लिए ऑल्टीट्यूड का यूज किया जाता है। तो ऑल्टीट्यूड का जो मेजरिंग यूनिट है वो लेंथ होता है, और जो लॉन्गिट्यूड का मेजरिंग यूनिट है उसको डिग्री में नापते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर, बाकी हाइट तो कहीं पर भी किसी भी चीज़ का नापा जा सकता है। तो ये इसका डिफरेंस था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन वाई वी डू नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो दिन में जो है हम लोगों को तारे क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी है वो लाइट को स्कैटर कर देती है, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो है पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को इधर उधर की तरफ फेंक देते हैं। तो इस वजह से जो है हमें दिन में तारे नहीं दिखते हैं। हालांकि तारे तो होते ही हैं, दिन में भी तारे होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते हैं। इवापोरेशन अकर्स एट फास्टर रेट व्हेन द वेदर इज हॉट एंड सनी। तो जो सन से जो लाइट आती है वो वाटर को गर्म कर देती है, और एक बार वाटर अगर गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जो सरफेस पे होते हैं, वो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाती है उन मॉलिक्यूल्स की, तो वो सरफेस को लीव कर देते हैं वहाँ से। तो इस वजह से क्या होता है कि इवापोरेशन ज़्यादा होता है हॉट सीजन में। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग बैलेंस्ड डाइट। अब हम देखते हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? तो बैलेंस्ड डाइट एक तरीके का ऐसा डाइट होता है जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, और ये सारी चीज़ें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइट में वो हमें लेना चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। तो अगर हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तो हमारा हेल्थ जो है इम्प्रूव होगा। इट प्रोवाइड्स द बॉडी विद इसेंशियल न्यूट्रिशन, फ्लूड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन एंड एडिकेट फाइबर एंड फूड एनर्जी। तो बैलेंस्ड डाइट हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी इज अ बिल्डिंग और प्लेस गिवन ओवर टू और equipped for observation of natural phenomena as in astronomy also, an institution whose primary purpose is making such observation। तो ऑब्जर्वेटरी जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है, जो बहुत एस्ट्रोनॉमी में जो दूर दूर के जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ and contains 75% of the total mass of planetary atmosphere, 99% of total mass of water vapor and aerosols, and is most weather phenomena occur। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट वेदर फिनोमिना यहाँ पे ही होता है ट्रोपोस्फियर में, सबसे नीचे वाला जो लेयर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, जो एटमॉस्फियर है, उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, ये सारे जो हैं लेयर बने हुए हैं। तो मैक्सिमम एयर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन प्रोसेसर।
in the electronic circuit that executes instruction comprising a computer program. The CPC performed basic arithmetic, logical, controlling and input-output operations specified by the instructions in the program. तो CPU ही सारा काम करता है कंप्यूटर का, इसीलिए इसको मेन यूनिट कहते हैं. नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन. Constellation is an area on celestial sphere in which a group of visible stars forms a perceived pattern or outline, typically representing an animal, mythological subject or inanimate object. So constellation is a group of stars arranged in a definite pattern. तो इसको जैसे हम लोग देखते हैं कि सप्तऋषि एक कॉन्स्टलेशन है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सारे कॉन्स्टलेशन है, तो इन्हीं को ही जो है कॉन्स्टलेशन कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग सीडी एंड डीवीडी. तो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. तो पहले के टाइम में हम सीडी यूज़ किया करते थे, तो सीडी का जो स्टोरेज स्पेस होता है वो कम होता है और डीवीडी का स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होता है. एक डीवीडी में 4-5 मूवीज आ जाती थी, जबकि एक सीडी में एक ही मूवी आती थी, वो भी नहीं आ पाती थी ठीक से. सीडी की जो मेटल लेयरिंग होती थी वो काफ़ी क्लोज होती थी डिस्क के टॉप के, लेकिन जो डीवीडी का जो लेयरिंग होता था वो काफ़ी क्लोज किया जाता था, जिससे ज़्यादा स्पेस जो है उसमें मिल पाए. और रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र जो होता है सीडी में वो कम होता है एज़ कंपेयर टू डीवीडी. नेक्स्ट है हमारा एलईडी एंड एलसीडी. एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड इज a semiconductor device that emits light when current flows through it. तो एलईडी एक लाइट होता है, जैसे एलईडी के बल्ब हम लोग जलाते हैं. और एलसीडी क्या होता है? एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ये एक तरीके का टीवी होता है. तो एलसीडी जो है वो बेसिकली टीवी है. इज़ अ टाइप ऑफ, अगर हम इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो एलसीडी इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले which uses liquid crystal in its primary forms of operation. LCD do not emit light directly, instead using a backlight or reflector to produce images in color or monochrome. तो इसको जो है ये डिफरेंस है इनमें. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर इज an object or type of material that allows the flow of charge in one or more direction. मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो जाता है इजीली, उसको कंडक्टर कहते हैं. मटेरियल मेड ऑफ मेटल आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. तो जो मेटल्स होते हैं उनमें से लाइट इजीली पास हो जाता है. इंसुलेटर इज अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली. एटम्स ऑफ इंसुलेटर हैव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन विच कैन नॉट रेडली मूव. तो जैसे रबड़ की चप्पल हो गई, ये इंसुलेटर होता है. प्लास्टिक इंसुलेटर है. नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस इज अ piece of equipment used to provide data and control signal to an information processing system such as a computer or information appliance. तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो बेसिकली हम जिससे जो है इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, कैमराज, ये सब जो है हमारे इनपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू जो है हमें उसका आउटपुट देता है. जैसे हमने देखा कि मॉनिटर हो गया, ये आउटपुट है. और इसका जो डेफिनेशन है, एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन परसेप्टिबल फॉर्म. नेक्स्ट है हमारा लैन एंड वैन. बेसिकली ये LEN गलत यहाँ पे टाइप है. लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क. तो लैन इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन सच एज अ बिल्डिंग, ऑफिस और होम. अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज. तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका जो नेटवर्क होता है वो कम होता है. और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क. ये लार्ज इंफॉर्मेशन जो है, लार्ज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट टाइड टू अ सिंगल लोकेशन. तो यहाँ पे जो है एक ही लोकेशन पे जो है ज़रूरी नहीं है कि इसको हम देख सकें. आजकल तो मैन चलता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो वो जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप बैठ के कुछ भी दूसरे
जो है अर्थ के दूसरे कोने में आप कुछ भी भेज सकते हो। तो इस तरीके से भी इसका जो है डिवीजन हुआ है। तो वैन होता है जैसे मान लो एक शहर में आपने एक शहर के कोने से दूसरे शहर के कोने तक आपका चला जाता है, एक स्टेट के कोने से दूसरे स्टेट के। तो इस तरीके से नेटवर्क जो होते हैं वो बने हुए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला O3 होता है। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन भी होता है ये, विच इज़ लेस स्टेबल देन O2। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी O2 में पाए जाते हैं, O2 में मिलते हैं और O3 में मिलते हैं। तो O2 जो होता है, O2 से ही O3 बना होता है। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ मतलब आइनोस्फीयर में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सन की लाइट आती है और वो क्या करती है, O2 को OO में बांट देती है। जैसे वहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है इसका, तो OO में बढ़ जाता है और यही वाला O जो है फिर से O2 से रिएक्ट होकर ये O3 बना देता है। तो यहाँ पे ओजोन का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। और ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो है मिलता है। ये यूवी रेज से हम लोगों को बचाता है। यूवी रेज से हम लोगों को कैंसर हो जाता है। ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन with either a minor or serious illness or injury to preserve life. With either a minor or serious illness or injury to preserve a life. तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम लोग फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस जो दिया जाता है माइनर और सीरियस इलनेस या इंजरी को किसी भी पर्सन को, तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस और मैलिग्नेंट डिजीज़। तो वैक्सीन हम लोगों को जो बचपन में दिया जाता है, बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, पोलियो के, DPT के, BCG के, ये सारे वैक्सीन्स हैं। तो वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, पहले एक माइल्ड सोर्स, माइल्ड जो है उसका इन्फेक्शियस जो कैरिंग वो होते हैं। जैसे मान लीजिए पोलियो वायरस से होता है, तो जो पोलियो वायरस का एक माइल्ड वेरिएशन जो है हमारी बॉडी में डाला जाएगा। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे बॉडी में उस रोकते हैं एक्सटर्नल जो हमारे जैसे हमारे बॉडी में एक्सटर्नल कोई वायरस आता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो WBC हमारे ब्लड में होते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको जाके उनसे फाइट करते हैं, उस वायरस से हमारे ब्लड के अंदर ही। तो वो उनको फाइट करके अगर हरा देते हैं तो वो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वैक्सीन काम करता है। तो वैक्सीन बेसिकली क्या होता है कि माइल्ड जो वेरिएशन होता है इन्फेक्शन का, उसको दिया जाता है। जैसे कोविड का भी जो है माइल्ड वेरिएशन हम लोगों को अभी दिया गया है। और उससे क्या होता है कि उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी WBC एंटी वायरस जो है उसमें प्रोड्यूस करती है और वो उससे लड़ते हैं। तो ये वैक्सीन का काम होता है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस और मैलिग्नेंट डिजीजेज। ये है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड इज एन इनऑर्गेनिक मोनोएटॉमिक एनायन ऑफ फ्लोरीन यूज्ड। इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसको एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को निकालना, इसको एल्युमिनियम स्मेल्टिंग कहते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है कैविटी प्रिवेंशन में, टूथ डिके को बचाने के लिए भी फ्लोराइड यूज़ किया जाता है। तो फ्लोराइड जो है वो फ्लोरीन से बना है। फ्लोरीन को F से डिनोट किया जाता है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो 2 और 7 बनता है, जो कि अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल करने के लिए हमें 2 और 8 होना चाहिए इसके ऑक्टेट में। ऑक्टेट क्या होता है? जो ऑर्बिट होता है एटम का। तो फ्लोरीन के ऑर्बिट जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर और वो कहीं से ले लेता है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन होकर स्टेबल हो जाता है।
तो फिलहाल वो F9 में जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो F नेगेटिव में वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है फ्लोराइड का एनायन बनता है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी इज ए थेरेपी यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन जनरली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट टू कंट्रोल और किल मैग्नेट सेल। तो रेडिएशन थेरेपी एक तरीके की थेरेपी दी जाती है, आयनाइज करते हैं उसमें सेल्स को, और ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम किया जाता है। तो हमारे बॉडी में कैंसर कैसे होता है? हमारे बॉडी में जो है जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करने वाले होते हैं, वो अपने आप में बहुत बार डिवाइड करते हैं और वो बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ट्यूमर बन जाता है, और ट्यूमर से हमारे बॉडी का जो प्रोसेस है वो उसमें ऑब्स्टैकल क्रिएट होता है उससे, और डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कैंसर जो है हो जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी उसको दिया जाता है जिससे जो डिफेक्टिव सेल्स हैं उनको किल किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, ऑयल स्पॉइलेज इन एक्वेटिक बॉडी इज हैजार्डस टू द एक्वेटिक एनिमल। तो हमने कई बार न्यूज़ देखते हैं हम लोग कि समुद्र के ऊपर बहुत सारे जो है ऑयल स्पिल्स हो गए हैं, डीजल पेट्रोल का जो है लेयर जम गया है उसके ऊपर। तो ये ऑयल जो होते हैं ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कंटेमिनेट कर देते हैं वाटर को और मैरीन लाइफ को, और इसका जो है मैरीन लाइफ पे टॉक्सिक इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे सनलाइट ठीक से नहीं पहुंच पाता है प्लांट्स को समुद्र के नीचे, पानी के नीचे। अगर ये समुद्र पे बहुत ज़्यादा दूर बिखर जाएगा, और उससे क्या होगा कि एक तरीके का लेयर बन जाता है समुद्र के पानी के ऊपर, तो उसमें ठीक तरीके से जो है लाइट नहीं जा पाता है, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है, मतलब वो खाना ठीक से नहीं बना पाते हैं। और दूसरा जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर ये जो हमारा ऑयल स्पिलेज है, जो उसके ऊपर जो फैला हुआ है, अगर वो वाला से जो है ऑक्सीजन लेंगे वो, तो वो उनको उनकी डेथ भी हो सकती है और वो उनको नुकसान कर देता है। नेक्स्ट है हमारा, क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्रॉप्स अच्छी तरह से इसलिए ग्रो होते हैं क्योंकि उसका जो रिटेंशन पावर होता है वाटर का वो हाई होता है, बिकॉज इट हैज़ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इट रिटेन्स it retains water for long and also retains nutrient which help in crop growth। तो बहुत देर तक जो है पानी को वो जो है अपने उसमें अब्जॉर्व करके रखते हैं और वो फ्यूचर यूज में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड एट द पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पे जो है स्मोकिंग करना हार्मफुल होता है क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस विच ऑल्सो हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर। तो पेट्रोल में आग बहुत जल्दी लग सकता है, इसलिए वहाँ पे स्मोकिंग करना जो है प्रोहिबिट किया गया है। रिपन मैंगो फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री। अब आम पक जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, ट्री से नीचे गिर जाता है, क्योंकि जैसे वो आम पक जाता है तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है और वो ग्रेविटेशन की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाता है। दूसरा एक और चीज़ हमारे लिए जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि एक इथाइलिन जो केमिकल होता है उसको हम लोग यूज करते हैं आम को पकाने के लिए। ये आर्टिफिशियल केमिकल होता है, और जो आर्टिफिशियली जो राइपन मैंगो होते हैं उनको खाने से नुकसान होता है हम लोगों को, इसीलिए हमें उसको खाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक टॉयज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द बेबी। क्योंकि प्लास्टिक टॉयज जो होते हैं वो प्लास्टिक केमिकल से बने होते हैं, और जो केमिकल होता है वो कैंसर कर सकता है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है बच्चों में। तो और दूसरा ये भी है कि इन्फेंट्स होते हैं उनका वो जो है सेंसिटिव होते हैं केमिकल एक्सपोजर के,
और उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो तेज़ होता है, तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक गीजर एंड गैस गीजर। तो इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है, गीजर जो है पानी गर्म करने का एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, मतलब एक तरीके का अप्लायंस होता है। तो इलेक्ट्रिक का यूज करके जो पानी गर्म किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक गीजर कहते हैं, और गैस का यूज करके जैसे एलएनजी और सीएनजी का यूज करके हम लोग पानी गर्म करते हैं। बेसिकली ये यूरोप में ज़्यादा होता है क्योंकि यूरोप में ठंडी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है, और दूसरा कॉस्टली ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक जो होता है वो ऑटोमेटिक भी होता है कि कई बार गर्म होकर पानी अपने आप ही बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक गीजर होता है। जबकि गैस जो होता है वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है, और जो है गैस पे जो है ज़्यादा लोगों का पानी वो गैस के थ्रू गर्म किया जा सकता है, गैस गीजर के थ्रू, और इलेक्ट्रिक गीजर की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है वेट बैटरी एंड ड्राई बैटरी। तो वेट बैटरी हम लोग देखते हैं घरों में जो बड़े बड़े बैटरीज लगे होते हैं, इन्वर्टर होता है बेसिकली, वेट बैटरी को इन्वर्टर भी कहते हैं, जिसमें एसिड होता है, और वो एसिड जो है आपस में रिएक्शन करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ड्राई बैटरी क्या होती है? ड्राई बैटरी जो हम लोग सेल्स का यूज़ करते हैं टीवी रिमोट में या टॉर्च में, उनको जो है ड्राई बैटरी कहते हैं। तो वेट बैटरी का जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक चलता है, और ड्राई बैटरी कम दिन तक चलती है। वेट बैटरी थोड़ा सा महंगा है, ड्राई थोड़ा सा चीप पड़ता है, ये इनके डिफरेंसेस हैं। वेट बैटरी से ज़्यादा अप्लायंसेस चल सकते हैं, ज़्यादा पावर देता है, ड्राई बैटरी इतना ज़्यादा पावर नहीं देता है। तो ये इसके फ़र्क है। वेट बैटरी को हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, जबकि ड्राई बैटरी को वन टाइम यूज़ होता है, एक बार उसका सेल ख़त्म हुआ तो हम फेंक देते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा एनलिस्ट द यूजेज ऑफ द फॉलोइंग। तो लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाता है टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन इंटरेक्टिंग सर्फेसेस। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इसलिए यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेसिव करंट एंड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स। तो हमारे मीटर्स में जो वायर एक लगी होती है कि ज़्यादा करंट आ जाए तो वो पिघल जाती है और सर्किट को तोड़ देती है, मतलब ब्रेक डाउन कर देती है करंट को वहाँ से फ्लो करने के लिए, करंट का रास्ता रोक देती है। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट एंड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स इन द हाउस। निकल निकल जो है कॉइन्स के लिए यूज़ किया जाता था, कॉइन बनाने के लिए पहले, फिर इसको बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है, और आजकल इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील में एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स का ये काम करता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है इसको नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके के थर्मामीटर होते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर होता है, फिर पायरोमीटर भी होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नाप देता है। तो थर्मामीटर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर होते हैं। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके फुल फॉर्म्स लिखने हैं। डीडीटी, डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी का यूज़ किया जाता है जो है फार्मिंग में। नेक्स्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो है कार्डियो मीन्स जो है हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियो। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक तरीके का मशीन है जो हार्ट के उसमें यूज़ किया जाता है, हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। एक तरीके का यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडरी पार्ट है ये। बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये मुंबई में इसका सेंटर है और ये हमारे इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो बार्क का हमारे इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं गिव ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग। व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन? तो वाइट रेवोल्यूशन एक तरीके से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से रिलेटेड है और वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे इसके फादर कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। और सबसे पहले डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल ने जो है मिल्क प्रोडक्शन में काम किया था और वर्गीज कुरियन जी ने इसको बहुत सारे हायर लेवल पे इसको स्प्रेड किया, इसीलिए फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो है वर्गीज कुरियन है। तो जो अमूल का जो सबसे पहले फाउंडेशन हुआ था, अमूल क्या है? आनंद मिल्क ऑफ यूनियन लिमिटेड। ये आनंद एक जगह है गुजरात में, वहाँ से अमूल का जो दूध आते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के इन लोगों ने जो है मिल्क प्रोडक्शन को वाइट रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तरीके का टेक्निक है जो बेबी को जो है टेस्ट ट्यूब में जो है फर्टिलाइज करते हैं। जैसे हमने देखा है कि स्पर्म और ओवम को एक टेस्ट ट्यूब में मिला के बाद में इसको प्लेस कर दिया जाता है प्लेसेंटा में, फीमेल के प्लेसेंटा में, और वहाँ पे बेबी डेवलप हो जाता है। तो इसको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। 1978 में लुइस ब्राउन जो है सबसे पहले IVF के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी थे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन एक तरीके का मल्टीपल फार्मिंग होता है अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे इंडिया में जो है क्रॉप रोटेशन होता है तो अलग अलग सीजन के हिसाब से हम लोग अपने खेतों में 3-4 बार जो है खेती कर लेते हैं, जिसमें खरीफ, रबी, जायद ये सारे तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। इसी को जो है क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर एक तरीके का जैसे बताया कि एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबली जो है वो बढ़ते जाते हैं और उनसे क्या होता है कि ट्यूमर बन जाता है और वो सेल कैंसर कॉज कर देते हैं। तो इसको जो है इलाज के लिए कोबाल्ट का 60 जो वो है कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। लोग कहते हैं कि अदरक ज़्यादा खाना चाहिए कैंसर में, वो यूज़ कर हेल्पफुल होता है कैंसर को अवॉइड करने के लिए। पता नहीं सही है कि गलत, पर एक जगह मैंने इसको पढ़ा था। व्हाट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो फॉरेस्ट हम लोग जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में कितना फ़ायदेमंद है। तो फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है पेड़ों को काटना। तो हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना है और एफॉरेस्टेशन को इसको बढ़ाना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था और वहाँ पे इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल एक तरीके के ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स को जो है डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब उसको फिर से डिकम्पोज करके फिर से यूज़ करने लायक बना देते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है फिर से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, वो हमेशा ही हमारे सराउंडिंग में रहता है, उसको डिकम्पोज नहीं किया जाता, होता ही नहीं है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसीलिए जो है पॉलीथीन को, प्लास्टिक को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज़फुल इंसेक्ट एंड हार्मफुल इंसेक्ट। तो हमारे जो इन्वायरमेंट में कुछ यूज़फुल इंसेक्ट भी रहते हैं और कुछ हार्मफुल भी रहते हैं। तो यूज़फुल जो है अर्थवर्म हमारे लिए यूज़फुल है। दूसरा बीज हमारे लिए यूज़फुल है, शहद जो है बीज से ही मिलता है।
लेडी बग एक तरीके का जो है लेडी बग एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो बाकी के छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है और वो उनसे हमारी हेल्प होती है। अर्थवर्म भी जो है डिकम्पोज करता है बहुत सारे उनको। अब हम देखते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स हमारे लिए कौन कौन से हैं। सीसी फ्लाई एक तरीके का जो मक्खी होती है, उससे जो है ट्रांसमिट करती है, जो गंदगी होता है अपने पैरों में लगा के दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें स्लीपिंग लैकनेस वाला स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है सीसी फ्लाई से। नेक्स्ट है मॉस्किटोज से मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, हम लोग जानते ही हैं। बेड बग्स होता है खटमल। खटमल भी हमारे जो है स्किन को इचिंग कर सकता है। येलो फ्लाइज वो होते हैं जो हम लोग कहते हैं ततैया हिंदी में, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, काट सकते हैं और हमारे जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है डायर्नल एनिमल एंड नॉकटर्नल एनिमल। तो डायर्नल एनिमल वो होते हैं जो दिन में अवेक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जैसे कि स्क्वायरल हो गया, ईगल हो गया और बीज हो गया, ये सब डायर्नल है। और दूसरा जो है नॉकटर्नल एनिमल जो है रात में एक्टिव रहते हैं, जैसे आउल हो गया, और जो बहुत सारे एनिमल होते हैं जो रात में ही एक्टिव रहते हैं और दिन में जो है वो दिखते ही नहीं हैं, तो उनको जो है नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं विच प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑटोट्रॉफिक बेसिकली प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो एक सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंडेंट रहते हैं। हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। हर्बिसाइड को जो है वीड किलर भी कहते हैं। सब्सटेंसेस यूज टू किल अनडिजायर्ड प्लांट्स। तो हमारे खेतों में जो है हर्बिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है, कीटनाशक का भी। कीटनाशक तो इंसेक्टिसाइड होता है, जो पौधे वीड जो होते हैं उनको मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड जो यूज़ होता है सब्सटेंसेस यूज टू किल इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट हमारे फसल को खा जाते हैं उनको इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ इन्वायरमेंट बिकम्स ओवरलोडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादातर कोल जलाने से, ऑयल जलाने से, गैस जलाने से होता है। और अगर ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और क्लाइमेट चेंज पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है और ये जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो है हीट बढ़ा देता है और ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ जाएगी और हम लोगों को नुकसान होगा। ये इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। स्नेक्स कम्प्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर स्नेक्स एक्सटिंक्ट हो जाएं तो प्रे पॉपुलेशन जो है, जिनको स्नेक खा के जो है अपना खाना बनाता था, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो हमारे लिए नुकसान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चूहों की बात करें तो स्नेक क्या करते हैं, स्नेक चूहों को खा जाते हैं, तो चूहे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर स्नेक नहीं रहेगा तो एक तरीके का फूड चेन जो है वो टूट जाएगा और चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो कि हमारे लिए फिर से नुकसानदायक होगा। तो ये इसका नुकसान है। नेम मेजर डाइटरी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो इसमें डाइटरी कंपोनेंट बताना है। पहला है हमारा राइस। राइस में मेजर डाइटरी कंपोनेंट यानी कि सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा मिलता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा चीज़ के अंदर फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसका मेजर डाइटरी कंपोनेंट फैट काउंट किया जाएगा। मीट के अंदर प्रोटीन मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जो है विटामिन ए में पाया जाता है। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। वीट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये मेजर है, डाइटरी कंपोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेम द फॉलोइंग। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो अर्थ का मूवमेंट जो है सन के अराउंड रिवोल्यूशन कहलाता है। तो हम जानते ही हैं कि
धरती दो तरीके से घूमती है, एक तो पूरा सूरज का चक्कर भी लगाती है, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और एक अपनी धुरी पर घूमती है, एक्सिस पर ही घूमती है, उसको रोटेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी हेवनली बॉडीज, टेलीस्कोप कहते हैं इसको। तो टेलीस्कोप जो है वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जाता है। सरफेस वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, इसको इवापोरेशन कहते हैं। स्प्रेड ऑफ जर्म्स बाय वाटर, रोगाणुओं का पानी द्वारा फैलाव, तो इसको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, दे ट्रेवल इन आर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज और ऑर्गन्स। हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में जो है एक तरीके से केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में भी जिनका अलग अलग तरीके का यूज होता है। एड्रेनलिन है और भी बहुत सारे हार्मोन हैं। नेक्स्ट हमारा इरोजन ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द सरफेस लेयर और टॉप सॉइल बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सरफेस पार्टिकल अंडर द मैकेनिकल एक्शन ऑफ एजेंट लाइक विंड, रिवर और इवन ग्लेशियर्स। तो सॉइल का ऊपर का परत जो पानी बहा के ले जाता है उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। द कैप्चरिंग, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज रीजन्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक तरीके का रिस्ट्रिक्टेड रीजन है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, अपना हैबिटेट जो है अपना घर है उनका, वहाँ पे ह्यूमन का जो है ह्यूमन डिस्टर्बेंस से जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन। ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ लेंथी प्रोसेस ऑफ चेंजेस बाय विच पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। तो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो बंदर से हुआ है, होमोसेपियंस जो है हमारा वो नाम है। हम मोंकी से इवोल्यूशन हुआ है हम लोगों का। नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज़। Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas is no longer able to make insulin or when the body cannot make good use of insulin it produces. इंसुलिन की जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, शुगर को जो है वो मेटाबोलाइज करता है, एक तरीके का न्यूट्रलाइज करता है इंसुलिन, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल आर ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स दैट टेक्स इन लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प फ्रॉम द देम ग्रो। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सन लाइट लेते हैं और जो हेल्प करते हैं खाना बनाने में प्लांट्स को। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। Hemoglobin is a red substance in the blood that carries the gas to your body's organs and tissues and transports carbon dioxide from your organs and tissues back to your lungs. तो ये जो है हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर ही होता है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी रेड होता है। कैरेटिन किस लिए यूज़ होता है? कैरेटिन इज़ वन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरल fibrous proteins also known as scleroprotein. It is the key structural material making up scales, hair, nails, feathers, horns, claws, hoover and the outer layer of skin among vertebrates. Alpha keratin is a type of keratin found in vertebrates. तो हम देखते हैं अभी वर्टिब्रेट क्या होता है। तो वर्टिब्रेट वो होते हैं, कोई एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, फिश हो सकता है जिसके पीछे जो है बैकबोन हो, इसको जो है वर्टिब्रेट कहते हैं। एक तरीके का ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द फॉलोइंग। बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला टाइफी से होता है। डेफिशिएंसी कॉजिंग स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और भी जो है डेफिशिएंसी हमें पता होना चाहिए। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट होता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज पायनियर वर्क इन वायरलेस टेलीग्राफी।
वायरलेस टेलीग्राफी बेसिकली रेडियो वेव्स के थ्रू जो है टेलीग्राफी किया था, तो इसको जी मार्कोनी को जो है नोबेल प्राइज़ इसमें मिला था। रेडियो का भी आविष्कार इन्होंने किया था। साइंटिस्ट हु मेड फर्स्ट ट्रिप टू मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है सबसे पहले जो है मून का ट्रिप किया था। एनिमल लेइंग लार्जेस्ट एग, ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट मैमल इन ओशन, ब्लू व्हेल। आगे चलते हैं और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फेमस साइंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन। Charles Darwin was known as the father of evolution. He contributed to modern science through his evolutionary theory of natural selection. तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया था। सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने, तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, थ्री लॉज ऑफ मोशन इन्होंने ही दिया था। फिर ग्रेविटेशन भी न्यूटन ने दिया था। इन्होंने जो है कैलकुलस में भी काफ़ी जो है हेल्प किया था, ऑप्टिक्स में भी। तो इस तरीके से इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट है सर सीवी रमन। रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। रमन इफेक्ट एक तरीके का जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट था कि अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस में से लाइट किस तरीके से स्कैटर होगी, ये जो है रमन जी ने बताया था, इसीलिए इसका नाम रमन इफेक्ट पड़ा। अब जैसे पानी का ब्लू कलर क्यों होता है, वो भी जो है स्कैटरिंग के थ्रू, रमन इफेक्ट के थ्रू जो है सर सीवी रमन जी ने हमें बताया था। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो है एनर्जी मास रिलेशनशिप जो है एक फार्मूला दिया था E=mc² का, जहाँ पे मास डायरेक्टली एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसका रिलेशनशिप इन्होंने बताया था। दूसरा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है इन्होंने बताया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। वैसे तो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम क्या होता है? क्वांटम इज द स्टडी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्पेस, इसको क्वांटम कहते हैं। लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दिया था। और क्वांटम थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था, और बोर का इसमें कंट्रीब्यूशन था, नील बोर का। और आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने वेव पार्टिकल डुअल नेचर भी बताया था। और नेक्स्ट है हमारा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जी का जो है आर्यभट्टा सैटेलाइट जो इंडिया ने भेजा था, उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इन्होंने IIM अहमदाबाद को जो है इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प किया था, फाउंडिंग मेंबर थे ये। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो अभी भी काम कर ही रहा है, इनके सम्मान में जो है उनको नाम रखा गया था। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेम द इंसेक्ट विच स्प्रेड मलेरिया। प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिल्स। तो एनाफिल्स में मॉस्किटो काटने से जो है मलेरिया हो जाता है। नेम द डिजीज प्रोटेक्टेड बाय BCG। BCG का टीका जो है TB के लिए लगता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेम द हार्मोन विच लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। तो ग्लूकोजीन जो है ये शुगर लेवल को कम कर देता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। स्फाइगमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। गिव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल को जो है शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैमल बहुत दिनों तक जो है वाटर को स्टोर करके अपने हम्प में रखता है, और बहुत दिनों तक वो जो है बिना वाटर के, बिना जो है फूड के 3-4 दिन तक वो सरवाइव कर सकता है। और दूसरा ये है कि रेगिस्तान में कैमल के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जिनका यूज़ वो करता है इजीली वहाँ उस पर रेत पे चलने के लिए। तो जहाज़ की तरह एकदम स्मूथ चलता है, इसीलिए इसको कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। स्पीड भी उनका जो है हम इसमें ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए रेगिस्तान में कैमल का यूज़ किया जाता है। अ रोलिंग मार्बल डज नॉट रोल ऑन द ग्राउंड फॉर एवर। तो अगर एकदम फ्रिक्शन लेस सरफेस है तब तो वो रोल करेगा, लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आइडियल फ्रिक्शन लेस स्टेट जो है मिलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम मार्बल को रोल करते हैं तो वो फ्रिक्शन के थ्रू धीरे धीरे जो है रुक जाता है,
फ्रिक्शन एक तरीके का रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो काइनेटिक एनर्जी को रोकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को अपने रेजिस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स से जो है उसको रोकता है। तो इस वजह से जो है काइनेटिक फ्रिक्शन और जब काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाता है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये एकदम हाई हो जाता है, उसको रोक देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।